हेलो दोस्तों, मैं सीए जूजर बोहरा आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल मनी विजडम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनआरआई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एनआरआई कौन होता है, एनआरआई के लिए भारत में कौन कौन से बैंक अकाउंट्स होते हैं, उन बैंक अकाउंट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एनआरआई की कौन सी इनकम भारत में टैक्स फ्री होती है, एनआरआई की कौन सी इनकम पर इनकम टैक्स लगता है, एनआरआई की इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है और आपको एनआरआई के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां देंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें ताकि आपका एनआरआई का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन डाउट्स के बारे में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एनआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, एनआरआई की फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट इंडियन। ऐसे इंडियन जो भारत के बाहर रहते हैं। ये इंडियन भारत के बाहर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस या किसी और कारण से रह सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे एनआरआई की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, एनआरआई वो होता है जो भारत में एक साल में 182 दिनों से कम रहा हो। मोटा मोटी देखें तो 6 महीने से भी कम भारत में रहा हो। और दोस्तों, भारत में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो कोई भी व्यक्ति जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में 182 दिनों से कम रहा हो उसे हम एनआरआई कहेंगे। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति इंडिया आता जाता रहे, तो उसे जब भी वह इंडिया आया हो और जितने भी दिन इंडिया रहा हो उन सब दिनों को अलग अलग जोड़ना है और 182 दिनों की लिमिट को देखना होगा। दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे और जानेंगे एनआरआई की इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि एनआरआई 1.3 अरब भारतीयों की कुल आबादी का केवल 1%, लेकिन वे भारत को जो पैसा भेजते हैं वो भारत की फॉरेन करेंसी इनफ्लो का चीफ सोर्स है। 2020 में भारत को कोविड-19 के बावजूद 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा पैसा एनआरआई ने इंडिया भेजा। ये भारत के टोटल जीडीपी का 2.9% था और भारत की टोटल फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का 22 से 23% के बराबर। उसके साथ ही जब ये वेकेशंस पे इंडिया आते हैं तो ये कहीं न कहीं घूमने भी जाते हैं और इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे एनआरआई के कौन कौन से बैंक अकाउंट्स होते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो एनआरआई के लिए सबसे पहला जो बैंक अकाउंट होता है वो होता है एनआरई अकाउंट। इसकी फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। एनआरआई फॉरेन से इस अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। यह अकाउंट इंडियन रुपीस में होता है। मतलब आप किसी भी देश से किसी भी करेंसी में, चाहे वो यूएस डॉलर हो, ब्रिटिश पाउंड हो, दिनार हो, दिरहम हो या रियाल हो, जब इस अकाउंट में आप पैसा भेजते हैं तो यहाँ के लोकल बैंक उस करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में जमा कर देते। दोस्तों, इस अकाउंट में जितना भी पैसा जमा होता है वो सारा टैक्स फ्री होता है। और साथ ही दोस्तों, इस अकाउंट में केवल फॉरेन से पैसा जमा हो या फिर किसी और एनआरआई अकाउंट से भी इसमें पैसा जमा हो सकता है, मगर आप इस अकाउंट में कैश डिपॉजिट या किसी लोकल अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। दोस्तों, इस अकाउंट में जितना भी पैसा होता है उसको आप फ्रीली रिपाट्रिएट कर सकते हैं, मतलब फिर से विदेश भेज सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं। दोस्तों, एनआरआई के लिए जो दूसरा अकाउंट होता है वो होता है एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये अकाउंट भी इंडियन करेंसी में होता है, इंडियन रुपीस में होता है। इसमें एनआरआई अपनी लोकल इनकम को जमा कर सकते, मतलब अगर किसी एनआरआई की रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो ऐसी इनकम इस खाते में जमा कर। दोस्तों, इस अकाउंट के अंदर आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं लोकली और किसी और बैंक अकाउंट से भी इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इस अकाउंट पे जो ब्याज मिलता है उस पर इनकम टैक्स लगता है और दूसरी डिपॉजिट पर भी इनकम टैक्स लगता है। अब दोस्तों, एनआरआई के लिए जो तीसरा अवेलेबल अकाउंट होता है उसको FCNR अकाउंट बोला जाता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। दोस्तों, FCNR अकाउंट और एनआरई अकाउंट दोनों के फीचर्स लगभग सेम है। दोनों में जो भी दोनों के डिपॉजिट पे कोई ब्याज कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन FCNR और एनआरई अकाउंट में एक मेन डिफरेंस जो है कि एनआरई अकाउंट जो होता है वो इंडियन रुपीस में होता है और FCNR अकाउंट होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है। मतलब FCNR अकाउंट यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड इन सब में होता है। FCNR में भी आप फॉरेन से पैसा भेज सकते हैं, लेकिन जब फॉरेन से आप पैसा भेजेंगे तो वो यहाँ के बैंक इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे और उसको फॉरेन करेंसी में ही रहने देंगे। जैसे आपने यूएस डॉलर भेजे विदेश से, सपोज $1000 भेजे,
तो यहाँ के बैंक उस $1000 को एज इट इज $1000 आपके अकाउंट में जमा कर। तो FCNR और FCNR अकाउंट की मेन इंपॉर्टेंस कब हुए, जब आपको फिर से पैसा बाहर भेजना हो। तो जब NRE अकाउंट में आप फिर से पैसा भेजेंगे तो उस दिन हो सकता है कि रुपये की वैल्यू डाउन हो गई हो या अप हो गई हो, लेकिन FCNR में सीधा फॉरेन करेंसी आएगी और वापस रिपार्टिएट फॉरेन करेंसी हो जाए। अगर FCNR में से आपको पैसा इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आप जब भी चाहें अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करके FCNR से पैसा NRE अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक उस दिन की जो भी रेट होगा उससे वो ट्रांसफर करके इंडियन रुपीज में NRE अकाउंट में जमा करा दे। अब देखिए FCNR के इंपोर्टेंस को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, एक एग्जांपल है। सपोज किसी ने $1000 बाहर से इंडिया भेजे और उस दिन जिस दिन उसने पैसा भेजा उस दिन डॉलर इंडियन रुपीज की जो एक्सचेंज रेट थी वो 75। तो जब $1000 बाहर से भेजा गया NRE अकाउंट में तो बैंक ने उस दिन की जो रेट थी 75 उसे कन्वर्ट किया और 75,000 इंडियन रुपीज NRE अकाउंट में जमा। अब अगर उस NRE को वो पैसा फिर से बाहर भेजना है और सपोज उस दिन अगर US डॉलर की रेट 80 हो गई तो वो जो 75,000 उसके अकाउंट में पड़े थे उसकी वैल्यू $937 के आसपास रह जाएगी। तो जब वो वापस रिपार्टिएट करेगा तो अब वो केवल $937 ही रिपार्टिएट कर पाएगा, जबकि उसने भेजे $1000। तो FCNR अकाउंट में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने $1000 भेजे हैं तो वापस 1000 एज इट इज आप ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि पैसा आपका डॉलर में ही पड़ा हुआ। और NRE अकाउंट में हर बार अगर आपने पैसा भेजा है तो करेंसी कन्वर्जन चार्ज लगेगा। फिर वापस जब आप उसको विदेश भेजेंगे तो फिर से करेंसी कन्वर्जन चार्ज लगेगा, जो कि FCNR अकाउंट में नहीं होता है। तो FCNR अकाउंट की इंपॉर्टेंस आप इसे समझ सकते हैं कि इसमें आपको अगर पैसा फिर से रिपार्टिएट करना है तो FCNR आपके लिए बेस्ट है। चौथा जो अकाउंट होता है वो RFC रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है। ये रिटर्निंग NRIs के लिए होता है। ऐसा कोई NRI जो विदेश से अपना सामान पैकअप करके इंडिया आ गए हैं और अभी कुछ समय के लिए वो इंडिया रहेंगी और फिर से उनका प्लान होगा तो वो विदेश जाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, उनके NRE और FCNR अकाउंट जो होता है उसमें जो भी पैसा होता है उसको वो RFC अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि जब भी वो फिर से विदेश जाए तो वो उसको फिर से रिपार्टिएट कर सके। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो बहुत NRIs के मन में डाउट होता है कि क्या NRI इंडिया में एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकता है। तो RBI और FEMA के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी NRI इंडिया में एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट मेंटेन नहीं कर, वो केवल ऊपर बताए हुए चारों अकाउंट में से कोई एक अकाउंट ही मेंटेन कर सकता है। अब आप बोलेंगे कि आपका तो नॉर्मल अकाउंट बहुत टाइम से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कईयों के तो 10 साल 20 साल से भी वो नॉर्मल अकाउंट में ही पैसा भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, धीरे धीरे सारे बैंक्स आपस में अभी एक यूनिक बैंक अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट आया है। तो बेटर यही रहेगा, एडवाइस यही ज्यादा एडवाइजेबल है कि आप आपके जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसको बंद कर दीजिए या उसको NRE या NRO में कन्वर्ट करवा दीजिए। चलिए अब हम जानते हैं कि NRE अकाउंट, NRE लोगों के लिए इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन है, NRE लोगों की इनकम पे किन इनकम पे टैक्स लगता है और कौन सी इनकम टैक्स फ्री है। तो दोस्तों NRI जो भी पैसा भारत के बाहर कमाते हैं वो सारा पैसा टैक्स फ्री होता है, उस पर किसी भी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन NRI की इंडिया में अगर कोई इनकम है, जैसे कि उनकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उससे उनकी कोई रेंट इनकम होती है, या उन्होंने कोई एसेट बेची है या खरीदी है, उस पर कोई कैपिटल गेन हुआ है, या उनके कोई इंटरेस्ट इनकम होती है इंडिया में, तो इन सब पर NRI को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन भारत के बाहर की इनकम टैक्स फ्री। NRE अकाउंट और FCNR अकाउंट जो हमने पहले डिस्कस किए थे उस पर जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन NRO अकाउंट पे इंटरेस्ट टैक्सेबल है NRI के हाथों में। अब अगला सवाल ये है कि क्या NRI को इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी। तो देखिए कोई भी NRI जिसकी ग्रोस टोटल इनकम इंडिया में, जिसकी इंडिया में इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है एक साल के अंदर, तो उसको इनकम टैक्स फाइल रिटर्न भरना जरूरी है। हालांकि 2.5 लाख से जिसकी भी इनकम ज्यादा है इंडिया में उन सभी को इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। तो वही रूल NRI के ऊपर भी अप्लाई होता है, और जो NRI जिनकी इंडिया में 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम है उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के अपने फायदे हैं। जैसे आप कहीं वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और आपको आपका इनकम प्रूफ बताना है, तो उस वक्त इनकम टैक्स रिटर्न बहुत काम आता है। तो उस हिसाब से अगर आप भरना चाहें तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। और आजकल इनकम टैक्स रिटर्न आप ऑनलाइन कहीं से भी भर सकते हैं, तो बहुत इजी सिस्टम है। अब तो बेटर यही रहेगा, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं
तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरिए, ये आपके कहीं न कहीं इन फ्यूचर काम है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या एनआरआई भारत में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं? तो दोस्तों ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है इंडिया में कि आप कोई भी एनआरआई इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर लैंड या फार्म लैंड नहीं खरीद सकते। हाँ, हालांकि एनआरआई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को बाय और सेल नहीं कर सकता। बहुत सारे कपटी लोग होते हैं और एनआरआई लोगों को नॉलेज की कमी की वजह से वो एनआरआई लोगों का अनफेयर एडवांटेज लेते हैं और उनको एग्रीकल्चर लैंड भेज देते हैं, जो कि बिल्कुल वॉइड है, क्योंकि एनआरआई इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड बाय कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर उसके एनआरआई होने से पहले अगर वो किसी एग्रीकल्चर लैंड का मालिक है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, नई कोई भी एग्रीकल्चर लैंड वो बाय नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एनआरआई से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट होता है। बहुत जल्द हम और भी एनआरआई की रोचक जानकारियों के साथ हमारा पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके कोई फ्रेंड्स हो या आपके फैमिलीज मेंबर हो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।